Hello students, today we will read Social Science chapter 16, The Nature of the Indian Economy. Means भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। सो स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप पढ़ने वाले हैं। सो लिसन केयरफुली एंड लुक एट दिस वीडियो। पार्ट 1, एग्रीकल्चर सेक्टर। In order to understand the Indian economy, we had classified it into 3 sectors. First, agriculture and allied. Second, industry, and third, services. We can understand the changes that have taken place in the Indian economy in the last 60 years on the basis of this classification. In the initial stage of development of an economy, agriculture and allied sector have been the most important sector. The kings and feudal lords were able to establish their own armies due to the taxes imposed on the produce from the agriculture sector. At the same time, cities grew depended on agriculture production, which were populated with large number of traders and craftsmen. As market spread and goods were exchanged, more people started working in the industry and services sector. In spite of these changes, agriculture still remained the most important sector in society from the perspective of प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड। सो स्टूडेंट्स, हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमने उसे 3 भागों में डिवाइड किया था। जैसा कि हमने आपको बताया, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र मीन्स एग्रीकल्चर एंड अलाइड, एंड सेकंड है उद्योग क्षेत्र मीन्स इंडस्ट्री, द्वितीय क्षेत्र, एंड थर्ड है सेवा क्षेत्र मीन्स सर्विस सेक्टर, जो कि तृतीय क्षेत्र में है। अर्थव्यवस्था के विकास की प्रारंभिक अवस्था में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिकी क्षेत्र उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनने लगे हैं। स्टूडेंट्स, पिछले 60 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को समझ सकते हैं। देखा गया है कि अर्थव्यवस्था के विकास की प्रारंभिक अवस्था में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। तो आप लोग भी आपको पता होगा कि कृषि क्षेत्र जो है, इसमें ऐसे बहुत सारे लोग जो है कृषि करते हैं, जिसमें आधे से अधिक लोग खेती में लगे हुए हैं। कृषि क्षेत्र के उत्पादन और उस पर लगाए गए लगान के कारण क्या होता था कि राजाओं एवं सामंतों के पास स्थायी सेनाएं संभव हो पाई थी। इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र के उत्पादन पर निर्भर शहर भी बसे, जहां व्यापारी एवं दस्तकारों की संख्या अधिक थी। लेन देन से बाजार फैला और कुछ लोग कृषि से हटकर क्या करने लगे, उद्योग और सेवा के क्षेत्र में काम करने लगे। अब क्या होता है कि इन परिवर्तनों के कारण समाज में कृषि क्षेत्र उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। फिर औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ कि विकसित देशों में विनिर्माण की नवीन प्रणाली का फैलाव हुआ। कारखाने बनने लगे। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, अब बहुत से लोग अब कारखानों में काम करने लगे। कारखानों द्वारा सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग उपभोग करने लगे मीन्स उसका यूज़ करने लगे। इस तरह क्या हुआ, धीरे धीरे कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण बनने लगा। विकसित देशों में हुए इन बदलावों की खास बात क्या थी कि उत्पादन एवं रोजगार दोनों में एक साथ बदलाव आए। कृषि क्षेत्र में लोग कम हो गए और उद्योगों में काम करने लगे मीन्स कृषि क्षेत्र में जो लोग काम करते थे वो अब उद्योग में काम करने लगे। ऐतिहासिक दृष्टि से यह बदलाव रोजगार और उत्पादन में साथ साथ देखने को मिला। सो स्टूडेंट्स, क्या भारत में यह बदलाव इसी प्रकार का हो रहा है या उसका स्वरूप अलग है? इसे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी नेक्स्ट। यहां पर देखते हैं हम कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोग लगे हुए हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, वर्ष 1950-51 में स्वतंत्रता के समय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? 55%। एंड कृषि का योगदान रोजगार में कितना हुआ?
72%। देन वर्ष 2009 से 60 साल के समय 15% कृषि का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में हुआ। देन कृषि का योगदान रोजगार में 53%। तो यहाँ पर क्या हुआ, इज दिस क्लियर कि भारत में कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 1950 से 51 की तुलना में क्या हुआ, 2009-10 में कम हो गया। परंतु 60 वर्षों में लोगों को उद्योग या अन्य क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, अतः रोजगार के लिए कृषि की निर्भरता बनी हुई है। सो स्टूडेंट, अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो कृषि क्षेत्र में जो काम कर रहे थे वो लोग क्या करने लगे, उद्योग क्षेत्रों में काम करने लगे। इससे क्या हुआ, कृषि में जो है कृषि से हटकर जो उद्योग में, तो एक तरफ क्या हुआ कि दोनों तरफ चेंजेस देखने को मिले कि कृषि से हटकर लोग उद्योगों में ध्यान देने लगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं अदृश्य बेरोजगारी किसे कहेंगे, इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। सो अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग यदि रोजगार प्राप्त कर रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, अदृश्य बेरोजगारी, मीन्स इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो है कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त लोगों का प्रतिशत क्या है, 53% क्या है यहाँ पर जो है कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त है। और जो है यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो प्रतिशत है यहाँ पर देख सकते हैं 15% है। सो आप लोग इस जो है पाई चार्ट से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कृषि और जो है उसका योगदान कितना रहा। लेट्स सी नेक्स्ट पेज। देन यहाँ पर देखते हैं ग्रीन रिवोल्यूशंस, हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है, 1960 के जो दशक में कृषि में उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई सुविधा, कीटनाशक आदि का उपयोग करने पर उत्पाद बढ़ा, जिससे अनाज भंडार, खाद्य सुरक्षा संभव हुआ एवं अकाल पर काबू पाया गया। Really, in agriculture the products increased by using advanced seed, means उन्नत बीज, और chemical fertilizers, irrigation facilities, pesticides, etc., due to which food grain became food security and famine was overcome. So यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि इसके लिए मुख्य चुनौतियाँ, means the main challenges of the agriculture sector are the lack of fertility, मीन्स यहाँ पर कौन कौन से हैं कृषि के लिए मुख्य जो है चैलेंज क्या क्या हो गया कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों से अत्यधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरता शक्ति का कम होना। यहाँ पर कृषि जो है कम होने का क्या कारण है कि जो भूमि की जो लैंड की जो है क्या है उर्वरा शक्ति कम हो गई। देन इसके साथ ही क्या हुआ कि यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज एंड दी पेस्टिसाइड्स, कृषि का जो है लागत जो है महंगा हो गया। देन उसके बाद क्या हुआ, जो है एग्रीकल्चर कॉस्ट टू बी एक्सपेंसिव, मीन्स महंगा हो गया कृषि लागत। देन है मानसून पर निर्भरता, मानसून डिपेंडेंस, जो है खेती किस पर निर्भर होता है, मानसून पर, कि जब बारिश होगी तभी खेती होगी। देन लास्ट क्या है, डिफरेंट स्कीम आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंट प्रॉपरली टू कॉप विथ नेचर चेंजेस, जो है अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है प्राकृतिक परिवर्तन से जूझने हेतु विभिन्न योजनाओं का उचित क्रियान्वयन न हो पाना, जैसे कि आजकल जो किसानों को जो है योजना के अंतर्गत उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पाता और समय से उनको क्या नहीं मिल पाता, लोन नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो लोग क्या करते हैं कि कृषि नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है प्राकृतिक परिवर्तन से भी, जैसे कि बारिश अधिक हो गई या फिर सूखा पड़ गया, इसकी वजह से भी क्या होती है उन्हें खेती में नुकसान उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है 45% कृषि भूमि सिंचाई के विभिन्न साधनों से सिंचित होना। देन नेक्स्ट है कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा मानसून पर निर्भर होता है। अभी हमने जैसे आपको बताया कि मानसून पर निर्भर होता है
कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है खेती जो है वर्षा पर ही निर्भर करता है। देन लास्ट है फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल, मीन्स गिरता हुआ भूजल स्तर। जो पानी का जो लेवल है वो भूमि के क्या हो गया है, सबसे नीचे हो गया है, जिससे कि जो है फसल क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। देन नेक्स्ट देखते हैं अब भूमि के उर्वरक शक्ति को बचाए रखना। मीन्स अब क्या हो सकता है कि जो भूमि की उर्वरक शक्ति है उसे हम कैसे बचा सकते हैं। जैसे कि मेजर्स टू कन्वर्स फर्टिलाइजर पावर ऑफ ईयर लैंड, मीन्स उसे हम कैसे बचा सकते हैं। जैसे इसके लिए क्या सोल्यूशन है। फर्स्ट है यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, जैविक खाद का उपयोग करना। सेकंड है मिश्रित एवं बहुफसली कृषि को अपनाना, मतलब जो है एडॉप्शन ऑफ मिक्स्ड एंड मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर, जैसे खेती में गेहूं के साथ साथ चना लगाना और भी जैसे सब्जी पर साग भाजी लगा देना, ये बहुफसलीय हम ले सकते हैं। एंड उसके बाद क्या है, सूखी खेती के इलाकों में देसी एवं कम पानी वाले फसलों का उत्पादन। जैसे यहाँ पर क्या है बताया गया है कि जो सूखी खेती के इलाकों में जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं गिरता है वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ऐसे फसल या साग सब्जी उगा सकते हैं जहाँ जिसमें पानी कम लगता हो, उसकी भी हम खेती कर सकते हैं। तो भूमि की उर्वरक शक्ति को हम ऐसे बचा सकते हैं। देन अब देखते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, मीन्स जैविक खेती क्या होती है। कृषि हेतु देसी खाद एवं प्राकृतिक कीटनाशक का प्रयोग करना, ये क्या कहलाता है, जैविक कृषि मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। भूमि का असमान वितरण, यूज ऑफ इंडिकेशन मीन्स ऑफ नेचुरल प्रेसिडेंस ऑफ एग्रीकल्चर रोल, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मर फैमिली, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम लार्ज फार्मर्स, भूमिहीन agriculture laborers, agriculture land less than 2 hectares and land more than 2 hectares of land which does not get all year long work and non-sag work। यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने बताया भूमि का असमान वितरण में से कृषक परिवार क्या करते हैं। कृषक परिवार में जैसे छोटे किसान, मध्यम बड़े किसान और भूमिहीन कृषि मजदूर। जैसे छोटे किसान मीन्स 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को, जो कृषि भूमि वाले को क्या कहेंगे, छोटे किसान। देन वहाँ पर क्या है, सेकंड क्या है, मध्यम बड़े किसान, उससे जो बड़े जो किसान है उनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि होगी। एंड भूमिहीन कृषि मजदूर किसे कहेंगे, जिन परिवारों को वर्ष भर काम नहीं मिलता। ये भूमि जिनके पास भूमि नहीं रहता, ये दूसरों की भूमि में जो खेतों में काम करते हैं, इन्हें काम नहीं मिल पाता और गैर कृषि कार्य में सहयोग नहीं मिलता। तो ये कृषक परिवार जो छोटे मध्यम और जो भूमिहीन मजदूर होते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं किसान की भूमि, आबादी का प्रतिशत, कृषकों की भूमि का प्रतिशत और जुताई की गई भूमि का प्रतिशत कितना है। जैसे छोटे जो किसान होते हैं 2 हेक्टेयर से कम वाले को छोटे किसान में गिना जाएगा। जैसे 85 लोग ऐसे लोग हैं जो कृषकों की भूमि का प्रतिशत कितना है इनका 85%। एंड जो जुताई की गई भूमि का जो प्रतिशत है वो कितना है 45। देन सेकंड है मध्यम एवं बड़े किसान, 2 हेक्टेयर से अधिक वाले को मध्यम एवं बड़े किसान कहलाते हैं। इनका जो है प्रतिशत 15% है। एंड जो है इनका जो जुताई की गई भूमि का प्रतिशत कितना है 55। यहाँ पर देख सकते हैं कि कृषि उत्पाद के लिए विपणन व्यवस्था मीन्स बाजार में मध्यस्थों के कारण कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। ऐसे मध्यस्थ कृषकों से अनाज को कम कीमत पर खरीदकर अधिक कीमत पर बेच देते हैं। जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि जो है वो अपना जो फसल है
जो अनाज है वो क्या करते हैं, सीधे मंडी में नहीं बेच पाते हैं और उनसे जो बड़े किसान हैं, जो साहूकार हैं, वो लोग खरीद लेते हैं और उसको क्या करते हैं, ज़्यादा दाम पर बेच देते हैं। सो इनका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि पब्लिक मंडी सिस्टम मीन्स सार्वजनिक मंडी की व्यवस्था हो जाए, जिसमें जो सारे जो कृषक हैं छोटे बड़े वहाँ पर क्या कर सके, अपना अनाज बेच पाए। सेकंड है जो है द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ सेल्स इज द मिनिमम परचेज प्राइस ऑफ वेरियस क्रॉप दैट द गवर्नमेंट declare that crops cannot be purchased from farmers at a price below this support price. Many times the government arrange to buy the crops itself. मीन्स अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि विभिन्न फसलों से कम खरीद मूल्य है जिसे सरकार क्या करती है, घोषित करती है, मीन्स डिक्लेयर करती है, सरकार का रेट होता है वो। इस समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर कृषकों से फसल नहीं खरीदी जा सकती है। कई बार सरकार स्वयं फसल खरीदने के लिए व्यवस्था करती है। मीन्स क्या करते हैं कि जो सरकारी रेट होता है उस पर क्या करते हैं, अनाज बेचते हैं, इससे कम में अनाज नहीं बेचा जाएगा। ये कौन डिक्लेयर करता है, सरकार। सो आपने यहाँ पर जाना कि जो है कृषि लोगों के लिए, जो कृषक परिवार और किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बनाए हैं, जो उनको कम कीमत पर लोन प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो उनसे भी क्या कर सकते हैं, वो खेती जो है फसलों का अधिक उत्पादन कर सकते हैं। लेट्स सी, अब यहाँ पर देखते हैं सार्वजनिक मंडी की व्यवस्था कैसे होती। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, कृषि में साख की आवश्यकता कैसे होती है। कृषि कार्य हेतु कृषक को बीज, खाद, जुताई एवं सिंचाई आदि की आवश्यकता होती है, जिन्हें वह खरीदता है। इसके लिए कृषकों के पास पर्याप्त धन नहीं रहता। इस कारण कृषकों को ऋण या उधार प्राप्त करना पड़ता है। यही ऋण या उधार अर्थशास्त्र की भाषा में साख कहलाता है। साख के जो स्रोत क्या क्या है, जैसे संस्थागत साख और गैर संस्थागत साख। साख का मतलब है ऋण, जहां से ऋण लिया जाता है। जैसे रोल ऑफ क्रेडिट इन फार्मिंग, कृषि में साख की क्या आवश्यकता होती है, कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने बताया को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मीन्स संस्थागत साख और गैर संस्थागत साख। मीन्स दिस इज अ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड टू द फार्मर्स बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और बैंक। मीन्स ये कहाँ से लिया जाता है, बैंकों से दिया जाता है। जैसे यहाँ पर बताया है कि जो संस्थागत साख होती है वो सरकारी संस्था, सरकार या बैंक से मिलता है। ब्याज दर कम होता है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और जो है कृषि यंत्रों की खरीदी पर अनुदान, खाद व बीज क्रय हेतु सुविधा उपलब्ध करवाती है। देन उसी के अपोजिट क्या है, ये गैर संस्थागत साख मीन्स नॉन institutional credits, farmers who are the unable to procure institutional credit have to borrow money or take loans from traders, large farmers, money lenders, friends and relatives. The lenders take advantage of this and give loan to such farmers at very high interest rates. मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि जो गैर संस्थागत साख होता है वो कहाँ से खरीदते हैं, जिनको बैंक और जो सरकार से नहीं मिलता है। तो वो लोग क्या करते हैं, सेठ, साहूकार, महाजन और अपने रिश्तेदार ब्याज से क्या करते हैं, ब्याज दर पर अधिक साख सुविधा आपसी समझौतों एवं वायदों के आधार पर लेते हैं। मीन्स जो छोटे किसान हैं जिनको बैंकों से और सरकारी लोन नहीं मिलता, वो क्या करते हैं, अपने से बड़े जो सेठ साहूकार है वहाँ से क्या करते हैं, वो लोग उधारी लेते हैं, जिनका हाई इंटरेस्ट उनको क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है, जिससे वो क्या होते हैं, और भी गरीब से और गरीब हो जाते हैं। इसलिए वो जो मजबूर होते हैं, जिनके पास में जो खेतीहीन, जिनके पास में हमने जैसे बताया कि भूमिहीन मजदूर, वो क्या करते हैं, फिर दूसरों के जो खेतों पर काम करने लग जाते हैं।
तो सरकार क्या करती है, सरकार जो है सार्वजनिक मंडी की व्यवस्था करती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो छोटे बड़े जो भी किसान हैं वो यहाँ पर अपने जो अनाज है वो डायरेक्टली बेच सकते हैं, और वो भी गवर्नमेंट रेट पर। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इस पिक्चर में, कृषि में साख ऋण की कैसे आवश्यकता होती है। वर्ष 2012 में भारत में कृषक परिवार के साथ जो है साख स्रोत क्या कैसे कैसे, जैसे यहाँ पर आप पाई चार्ट में देख सकते हैं, इस आरेख के माध्यम से ग्रामीण परिवारों द्वारा लिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत संस्थागत तथा कितना प्रतिशत गैर संस्थागत है, इसका पता चलता है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग इस चैप्टर को घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। ओके, टेक केयर।